हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के बारे में। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जानने से पहले आपको पता होना चाहिए कि हमारा इम्यून सिस्टम किस तरह से काम करता है। आपको पता ही होगा कि हमारा इम्यून सिस्टम हमें मेनली प्रोटेक्ट करता है बैक्टीरिया से, वायरस से, फंगी से एंड सर्टेन काइंड ऑफ पैरासाइट्स। जैसे ही ये बॉडी में इन्वेड करते हैं तो उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी एंटीबॉडीज बनाती है और इनको किल कर देती है। लेकिन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कंडीशन के केस में जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता, वो कंफ्यूज हो जाता है और हेल्दी सेल्स को फॉरेन इन्वेडर की तरह ट्रीट करता है, जिससे कि वो अपने हेल्दी टिश्यूज को ही डैमेज करने लगता है और इन्फ्लेमेशन कॉज करता है। तो इसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इस रिस्क को इंक्रीज करते हैं। उसमें जब सबसे पहला फैक्टर है जेनेटिक फैक्टर। जेनेटिक फैक्टर जैसे कि पहले फैमिली हिस्ट्री में किसी को ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स रहा हो तो आगे चांसेस है कि वो आगे की जनरेशन में भी हो सकता है। कुछ केसेस में देखा गया कि HLA जो कि ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन है उसमें म्यूटेशंस और वेरिएशंस हो जाती हैं, जिसके कारण हमारा जो इम्यून सिस्टम है हमारे ही हेल्दी टिश्यूज को डैमेज करने लगता है। फॉर एग्जाम्पल HLA-DR4 अगर इस जीन में वेरिएशन देखने को मिलता है तो ये रूमेटाइड आर्थराइटिस कॉज करता है। सेकेंड इज HLA-DR3, जिसमें वेरिएशंस अगर और म्यूटेशंस अगर देखें तो उसके कारण जो डिजीज कॉज करेगा दैट इज अ टाइप 1 डायबिटीज। ठीक है, जिसमें कि पैंक्रियास पूरी तरह से खराब होने लगती हैं। ठीक, और इंसुलिन का प्रोडक्शन कम हो जाता है जिसके कारण ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा हो जाती है, जिसको कि हाइपर ग्लाइसीमिया कहते हैं। तीसरी चीज आपका HLA-DR2, जिसके कारण मल्टीपल स्क्लेरोसिस होता है जो कि नर्व की माइलिन शीथ को डिस्ट्रॉय करता है। फैक्टर है हमारा वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन। जब कोई भी बैक्टीरिया और वायरस इन्वेड करता है बॉडी के अंदर तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बन जाती हैं जो कि उनको किल करने में हेल्प करती है। लेकिन कभी क्या होता है कि ये वायरस और बैक्टीरिया के जो प्रोटीन होते हैं हमारी बॉडी के प्रोटीन से मिलते जुलते होते हैं, जिनको कि मॉलिक्यूलर मिमिक्री कहते हैं। तो ड्यू टू दिस रीजन क्या होता है कि जब ये सारे इन्फेक्शंस को इम्यून सिस्टम खत्म कर देता है उसके बाद भी ये हेल्दी सेल्स को डैमेज करता रहता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल एब्स्टेन बार वायरस जो है ये मल्टीपल स्क्लेरोसिस और टाइप 1 डायबिटीज कॉज करता है। तो आपका जो तीसरा फैक्टर है दैट इज अ एनवायरमेंटल ट्रिगर। कुछ एक्सटर्नल एजेंट जैसे कि पॉल्यूशन हो गया, आपका सिलिका डस्ट हो गया, कांटेक्ट विद सम केमिकल सब्सटेंसेस, लंबे समय से स्ट्रेस होना दैट इज अ क्रोनिक स्ट्रेस, और अच्छी नींद ना लेना, इनसफिशिएंट स्लीप, ये सब कारण हो सकते हैं टू इंक्रीज द रिस्क ऑफ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स। जो आपका चौथा पॉइंट है दैट इज अ स्मोकिंग। स्मोकिंग से, लगातार स्मोकिंग से क्या होता है, लंग्स में स्वेलिंग पैदा होती है जिसके कारण ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो है वो इंक्रीज हो जाता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस इंक्रीज होगा तो फ्री रेडिकल जो होते हैं वो इम्बैलेंस हो जाते हैं और जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं वो सेल को डैमेज करने लगते हैं। और प्रोटीन में सिट्रुलिनेशन जैसे केमिकल चेंजेस होते हैं जिसमें कि आपका अमाइनो एसिड आर्जिनिन सिट्रीन में कन्वर्ट हो जाता है और इसके कारण एंटी CCP एंटीबॉडीज जो हैं वो उनकी बढ़ने की संभावनाएं अधिक हो जाती हैं। हमारा पांचवा फैक्टर जो है वो है UV रेडिएशन। जो सीमित धूप होती है वो तो चलो हमारी बॉडी के लिए अच्छी होती है, उससे विटामिन D का प्रोडक्शन होता है, लेकिन अगर हम तेज धूप में बैठे तो क्या उससे हमारी बॉडी में रिएक्शंस हो जाती हैं, रैशेस हो जाते हैं। ठीक है, और इससे आपको सिस्टमिक ल्यूपस एराइथ्रोमेटोसिस हो सकती है। इस कंडीशन में जो चकते हैं, जो रैशेस है वो नोज पे, चीक्स में देखने को मिलते हैं। और ये कैसे दिखाई देते हैं, बटरफ्लाई शेप के दिखाई देते हैं। तो हाई इंटेंसिटी जो UV लाइट है, ठीक है, उसके कारण बॉडी में रैशेस हो सकते हैं। ठीक, इसका एग्जाम्पल है ल्यूपस एराइथ्रो सिस्टमिक ल्यूपस एराइथ्रोमैटोसिस, जिसमें कि बटरफ्लाई शेप के तितली के आकार के रैशेज आपके नाक पे और चीक्स पे देखने को मिलते हैं। जो आपका छठा फैक्टर है दैट इज सर्टेन मेडिकेशंस। कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जो प्रोटीन में चेंजेस कर देती हैं, जैसे कि आपका हाइड्रोलाइसिन और आइसोनाइजिन। सेवन्थ जो फैक्टर आपका आता है वो हार्मोन से रिलेटेड है, हार्मोन फैक्टर है, जिसमें कि आपका एस्ट्रोजन जो है वो इम्यून सिस्टम की प्रतिक्रिया को और बढ़ा देता है, इम्यून सिस्टम को बहुत ज्यादा एक्टिव कर देता है। फॉर एग्जांपल हैशिमोटो थायराइडिटिस। इसमें क्या होता है, जो इम्यून सिस्टम है वो थायराइड ग्लैंड को
थायराइड ग्लैंड को डैमेज करने लगता है। ठीक है, जिससे कि हैशम जिसको हम कहते हैं हैशिमोटो थायराइडाइटिस, इसको इससे हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है। और जो ऐसे पर्सन है उनका वेट भी जल्दी से गेन होता है। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स के दो टाइप होते हैं। सबसे पहला ऑर्गन स्पेसिफिक ऑटोइम्यून डिजीज, जिसमें कि सिंगल ऑर्गन इफेक्ट होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे आपका टाइप 1 डायबिटीज में पैंक्रियाज इफेक्ट होती है। थायराइडिटिस, हैशोमेटोथायराइडिटिस, जिसमें कि थायराइड ग्लैंड इफेक्ट करती है। और मल्टीपल स्क्लेरोसिस, जिसमें कि नर्वस सिस्टम इफेक्ट करता है। जो दूसरा टाइप है उसको कहेंगे सिस्टमिक ऑटोइम्यून डिजीज। सिस्टमिक ऑटोइम्यून डिजीज में क्या होता है, हमारे मल्टीपल ऑर्गन इफेक्ट होते हैं, जैसे कि रूमेटाइड आर्थराइटिस, सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथ्रोमेटोसिस। इनमें मल्टीपल ऑर्गन्स अफेक्ट होते हैं। इसलिए अगर सिम्टम्स देखे जाएं तो ऐसे पर्सन क्या बहुत ही थकावट उसको फील होती है, और फीवर हो सकता है, जॉइंट पेन और स्वेलिंग देखने को मिलती है। या तो ऐसे पर्सन का वेट जो है बहुत ज़्यादा गेन होगा, या फिर वेट बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा। और डाइजेस्टिव इश्यूज भी रहते हैं, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स भी रहती हैं उसको। देन इसका जो डायग्नोसिस है, डायग्नोसिस के लिए हम पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री और उसका फिजिकल एग्जामिनेशन और कुछ ब्लड टेस्ट कराते हैं, जैसे कि एंटी न्यूक्लियर टेस्ट, एंटी सीसीपी टेस्ट जो कि एक एंटीबॉडी टेस्ट है, एंड आपका सी रिएक्टिव प्रोटीन टेस्ट जिसको कि सीआरपी बोलते हैं, एमआरआई और एक्सरे, इसके अलावा बायोप्सी भी करा सकते हैं। इसके ट्रीटमेंट में हमारे को कुछ ऐसी मेडिसिन लेनी होती है जो कि स्वेलिंग को रिड्यूस करे। कुछ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं, और आपका बायोलॉजिकल थेरेपीज हैं, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी है। ये सब चीज़ें इसके ट्रीटमेंट में। और ऐसे पर्सन को सफिशिएंट स्लीप लेनी चाहिए, और स्ट्रेस को भी रिड्यूस करना चाहिए।